नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अ, जो मुद्दा इस देश की सियासत को तय करता है और इस देश के जनमानस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये बात सही है कि प्राचीन भारत में कुछ जातियों के खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ है और कहीं-कहीं अभी भी उन जातियों का किसी न किसी रूप में शोषण जारी है। तो हमारी संस्कृति और हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया अभी भी कहीं-कहीं पर सही नहीं है और उसको ठीक करने का सिर्फ़ सरकारी उपाय हो कि उन लोगों को आरक्षण दिया जाए, आई डोंट थिंक कि वो सही है। क्योंकि होता क्या है कि आपने कुछ लोगों को आरक्षित श्रेणी में रखने का फैसला किया जातिगत आधार पर, राइट। परंतु अब आरक्षण के लागू होने के 20 साल बाद स्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं। बदल इसलिए गई हैं क्योंकि कुछ लोगों का आरक्षण की वजह से उद्धार हुआ है, कुछ लोगों को सामाजिक स्तर पर कुछ आर्थिक सुरक्षा मिली है और उन लोगों के बच्चे, उन लोगों का परिवार किस हद तक मुख्यधारा में शामिल हुआ है। वहीं हुआ क्या है कि जो सो कॉल्ड स्वर्ण जातियां थी, उसमें भी जो एक आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका था, उस तबके के मेधावी बच्चे भी आरक्षण होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो अगर आप मेरे शब्दों में देखें, सरकारों ने बल्कि क्या किया है कि किसी के उद्धार के लिए उन्होंने कोई नीति या कोई विज़न नहीं बनाया है। उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ पर रखी रोटी उतारकर दूसरे व्यक्ति को दे दी, जो कि मेरे अनुसार सरासर गलत है। सरकार को प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी कुशल आदमी है उसको काम मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि दलितों को काम ना मिले या वंचितों को काम ना मिले, उन्हें सर्वप्रथम उन्हें ही काम मिले। बट कहीं ऐसा ना हो कि आप उतने अवसर पैदा ना कर पाएँ जिससे कि समाज में एक सामंजस्य बना रहे। ऐसा ना हो कि आप स्वर्ण जातियों में जो लोग थोड़े से कुशल हैं या शिक्षा में उनका अच्छा कर रहे हैं, तो उनको कम से कम आप उन्हें वंचित ना करें। मेरा सिर्फ आग्रह ये है। लेकिन हो ये रहा है कि अभी हम लोग उस अंग्रेजी मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए हैं। हम अभी भी अंग्रेज़ों की तरह ब्रेड को काट कर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने में लगे हुए हैं। यानी राजनीतिक पार्टियां समाज को काट कर अलग अलग तरीके से व्यंजन बना रही हैं। कोई ओबीसी को साथ लेकर चलेगा, कोई ब्राह्मण को साथ लेके चलेगा, कोई दलित को साथ लेके चलेगा। अब सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? अगर आपके पास अपने नागरिकों का आर्थिक डाटा नहीं है, आर्थिक डेटा नहीं है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किसको सहायता चाहिए, तो फिर मैं कहूँगा आप 75 साल का जश्न मनाते रहे और गाते रहे कि भारत विकास कर रहा है। बट मैं नहीं समझता कि आप विकास कर रहे हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि मुख्य धारा में कितने लोग खुद से अपना जीवन चला सकते हैं, कितनों को सरकार की सहायता की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको कोई भी सरकार
साझा नहीं करना चाहती। कोई भी सरकार ये बताना नहीं चाहती कि उसके पास जानकारी है कि इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। और ये एक्चुअल, आप जाति को एक किनारे रखिए, बिना जाति के आप तय करिए कि ये आदमी चाहे वो किसी भी जाति का है, इसको हमें सरकारी सहायता देनी पड़ेगी क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है। इसको हमें मुख्य धारा में शामिल करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये समझाइए कि आप ये आपके पास आधार है, दुनिया भर के माध्यम है जिनके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस आर्थिक आधार पर अपना जीवन यापन कर रहा है। आपके पास राशन कार्ड है, गांव में प्रधान आपको ये बता सकता है कि कितने लोग उस गांव में खुद से जीवन चला सकते हैं, कितनों को आपकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस तथ्य और इस वास्तविकता से मुंह फेर कर सरकारें क्यों ऐसा कर रही हैं कि आप ब्राह्मण हो, आप ओबीसी हो, आप मुस्लिम हो, आप फला हो। मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया। ये एक, मैं कहूँ तो ये एक राजनीतिक जहर है जो कमोबेश सभी पार्टियां जनता को बरसों से पिला रही हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप बैंक के ज़रिए आप लोन देते हैं। आपको पता है, मैं तो गांव की पृष्ठभूमि से ही आता हूं तो मैं जानता हूं इन चीज़ों को। अगर एक गरीब आदमी 10,000 रुपये का लोन लेने बैंक में जाता है तो उस गरीब आदमी को से बैंक मैनेजर 1,000 या 2,000 रुपये की रिश्वत ले लेता है। सरकार ने उसको लोन दिया 8% पे, 2,000 रुपये उससे एडवांस में उसने कमीशन ले लिया, 8,000 रुपये उसको दिए। अब आप देखिए, जिस आदमी की फाइनेंशियल स्थिति इतनी ख़राब है कि उसे 10,000 रुपये की बहुत आवश्यकता है, वो आदमी 8% का ब्याज और 2,000 रुपये जो बैंक मैनेजर ने अपनी पॉकेट में डाल लिए, उनको मिला दें अगर, तो वो 45-60% का ब्याज कहाँ से दे पाएगा। फिर आप हल्ला करते हो एनपीए हो गया, सरकार कहती है बैंकों को घाटा होगा, बेल आउट करना पड़ेगा, एनपीए होगा। भाई अगर मेरी मानो तो सबसे पहले ऐसे अधिकारियों को आप सस्पेंड करने की बजाय निलंबित करो, टर्मिनेट देम। यार आप उनको टर्मिनेट करो। टैलेंट की कोई कमी है क्या हिंदुस्तान में कि अगर आपके पास बैंक चलाने के लिए या कोई भी विभाग चलाने के लिए लोगों की कमी है? पढ़े लिखे कम लोग हैं क्या? लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और ये बात मैं हर विभाग की कर रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी आज के दिल्ली मुंबई के बच्चों का तो नहीं पता, बट जो लोग उनके माँ बाप जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्थापित हुए हैं, उन्होंने ये सारा का सारा परिदृश्य देखा है, समझा है। अब कौन इसको बोलेगा कि ऐसा नहीं है। सब हमारे यहाँ एक बड़ी वैसी बात है जो हर व्यक्ति शायद जीवन में कभी ना कभी बोलता ही है। हमारे यहाँ अगर कोई आदमी दिवंगत हो जाता है तो सब लोग उसकी प्रार्थना सभा में आके कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है, हम बहुत जल्दी क्षमादान लोगों को दे देते हैं, चाहे वो आदमी अच्छा था या नहीं था, उसके कार्य अच्छे थे या नहीं थे। हम सबको सर्टिफिकेट देने में 1 मिनट नहीं लगाते कि ये बहुत अच्छा आदमी था, चाहे उसने पूरी उम्र तमाम तरह के कुकर्म किए हों, लेकिन उसको आपने सर्टिफिकेट, मर गया तो वो दिवंगत हो गया तो उसको आप एक ऐसी श्रेणी में रख दोगे जो कि अच्छे लोगों की श्रेणी होगी। तब आपके बच्चे क्या सीखेंगे? यार हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा इसको अच्छा बता रहे हैं तो ठीक ही है,
तो अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो भी बर्दाश्त करेंगे हमारे माँ बाप, क्योंकि आप उनको उस तरह का एक एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं, उस तरह की एक शिक्षा दे रहे हैं। तो आप, मेरा सवाल आरक्षण को लेके और आर्थिक स्थिति को लेके इसलिए बड़ा है क्योंकि आपकी सारे के सारे जितने भी सुधार हैं इस देश में, जितने भी सुधार हो सकते हैं, चाहे वो आपका नौकरियों से लेके आपकी देश को चलाने का सिस्टम, और ये तभी सुधरेगा जब आप दो चीज़ों पे काम करोगे। लोगों को थोड़ा सा आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कराओगे, उनको शिक्षा की तरफ ज़बरदस्ती धकेलोगे वहाँ से, और इस पे एक दिन का काम नहीं है, उस पे 30 साल सरकार किसी की आए किसी की जाए, ऐसा कानून हो कि भाई अगर ये नहीं अचीव हुआ तो जो भी टीचर है, प्रिंसिपल है या कोई भी संस्थान है, उसकी मान्यता भी रद्द होगी, उसको नौकरी से भी जाएगा। इस तरह का सख्त कानून बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, अरे ठीक है भाई, आपको आज़ादी है, पर इस बात की आज़ादी नहीं है कि आप उस आज़ादी की ओट में अपने गलत कामों को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहो। यार कहीं ना कहीं आपको लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी ना, कहीं ना कहीं आपको वो लाइन बनानी पड़ेगी, थिन लाइन, कि जहाँ पे आप बोलो कि यार यहाँ तक लोकतंत्र है, इसके बाद लोकतंत्र नहीं है। करेक्ट, हमारे यहाँ सब कुछ लोकतंत्र है, सब कुछ लोकतंत्र है। तो यहाँ पे होता क्या है, चाहे वो जीएसटी का उदाहरण ले लो, चाहे दूसरे कर सुधारों का उदाहरण ले लो, 40 साल पहले बिल बन जाते हैं और 40 साल बाद वो पास होते हैं संसद में। 40 साल में चाइना पूरे दुनिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग से इतना सामान बना के पाट देता है कि आपके लिए पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ पे। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, और कुछ मेरे जैसे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे एक आग्रह भी है कि आपके पास अगर कुछ भी ज्ञान है, कुछ भी चीज़ है जो आप समाज को वापस दे सकते हो, तो कम से कम उसको वापस देना शुरू करिए। वरना सरकारों के भरोसे इस देश में 75 साल में जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, राइट, और आगे भी नहीं होगा। हम आर्थिक उदारीकरण लेकर आए 90 के दशक में, तब चाइना का स्थिति हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थी। आज चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं? कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पे खोखली राजनीति होती है। बाकी अगर यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा आदमी, ये कठिन सवाल है बट ये सच है, कोई पढ़ा लिखा आदमी जाके इलेक्शन लड़े और पर्चा भर दे और वो बोले कि भाई मैं आपके लिए ये 10 काम करूँगा, आप मुझे वोट दे दो। यहाँ की जनता इतनी मूर्ख और इतनी घटिया है कि वो उसकी बात भी नहीं सुनेंगे, उसको एक बार उसको मौका नहीं देंगे। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक सिंबल, उन्हीं को चंदा देंगे, उन्हीं से शोषण कराएंगे और उन्हीं को आप आगे बढ़ाएंगे। तो जाति पे वोट देंगे, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे अपने पर्सनल मनमुटाव को भी इलेक्शन से जोड़ के आप वोट करके आ जाते हैं। क्या ये सही है? तो कुछ विचार मेरे मन में आए तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और ये मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जो भी बातें मैंने कही हैं दिल से कही हैं, इसमें कुछ मैंने राजनीति से प्रेरित या किसी तरह की प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं किया। मेरा सिर्फ आपसे आग्रह है कि आप इन चीज़ों पर सोचिएगा ज़रूर, और जिस भी स्तर पर आप सुधार कर सकते हैं
उस स्तर पर सुधार ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।